नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय के स्वर्ण जयंती उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने श्री नारायण गुरु के देश की सांस्कृतिक विरासत और नैतिक मूल्यों में विशेष योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन संघर्ष पर भारत की स्थिति स्पष्ट की। कहा, संघर्ष तुरंत समाप्त हो और कूटनीति तथा वार्ता के जरिए ही समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। भारत के औषधि महानियंत्रक ने 6 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोवैक्सीन के आपात उपयोग को मंजूरी दी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का उद्घाटन किया। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य सत्कार मेला आहार 2022 आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नेटफ्लिक्स इंडिया के सहयोग से आजादी की अमृत कहानियों का एक लघु वीडियो जारी किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक करेंगे। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता में बृहस्पतिवार को पहले सेमीफाइनल में कर्नाटक का मुकाबला मेजबान केरल से और शुक्रवार को दूसरे सेमीफाइनल में मणिपुर का सामना पश्चिम बंगाल से होगा। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 आज से फिलीपींस की राजधानी मनीला में शुरू और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम पुणे में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोपहर समाचार में विशाल शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। अमृत महोत्सव क्विज का कल का प्रश्न था, 1741 में कोलाचेल युद्ध में हॉलैंड को किसने हराया? सही उत्तर है त्रावणकोर के तत्कालीन नरेश मार्तंडा वर्मा। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से उत्तर मिले हैं। भाग्यशाली विजेता हैं मणिपुर में इम्फाल पश्चिम के एम बुद्धा सिंह। मेरा नाम एम बुद्धा सिंह फ्रॉम सिंगामखा मैसनाम लेखा इम्फाल में रहने वाला हूँ। ये मणिपुर स्टेट का है। इट इज माई ग्रेट प्लेजर टू बी द विनर ऑफ द 73rd एपिसोड ऑफ द अमृत महोत्सव रेडियो क्विज प्रोग्राम। सो आई वुड लाइक टू थैंक प्रसार भारती एंड ऑल इंडिया रेडियो फॉर सपोर्टिंग सच ए नोबल कोज। थैंक यू। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 74वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, मिजोरम की उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने घोषणा की थी, मैं हूं उत्तर के वीर शासक लाल साउंगा की पुत्री जो विदेशी शासकों के सामने कभी समर्पण नहीं करेंगे। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ मिजो सिद्धांतों के लिए संघर्ष करने वाली महिला बन गईं। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्री नारायण गुरु भारत के आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्होंने देश की सांस्कृतिक विरासत और नैतिक मूल्यों में विशिष्ट योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि गुरु के जन्म के कारण केरल की भूमि पवित्र है। प्रधानमंत्री आज केरल में शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। तीर्थदानम की 90 सालों की यात्रा और ब्रह्म विद्यालयम की गोल्डन जुबिली, ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये भारत के उस विचार की भी अमर यात्रा है जो अलग अलग कालखंड में अलग अलग माध्यमों के जरिए आगे बढ़ता रहा है। भारत के दर्शन को जीवंत बनाए रखने में भारत की इस आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विकास यात्रा में केरल ने हमेशा
अहम योगदान निभाया है और जरूरत पड़ने पर नेतृत्व भी किया है। श्री मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और समाज सेवा में श्री नारायण गुरु के जीवन और शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए शिवगिरी तीर्थ यात्रा एक माध्यम रहा है। भारत के ऋषियों, भारत के मुनियों, भारत के संत, भारत के गुरुओं ने हमेशा विचारों और व्यवहारों में निरंतर संशोधन किया और संवर्धन भी किया। श्री नारायण गुरु ने आधुनिकता की बात की, लेकिन साथ ही उन्होंने भारतीय संस्कृति और मूल्यों को समृद्ध भी करने का निरंतर काम किया। उन्होंने शिक्षा और विज्ञान की बात बताई, लेकिन साथ ही धर्म और आस्था की हमारी हजारों साल पुरानी परंपरा का गौरव बढ़ाने में कभी पीछे नहीं रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नारायण गुरु ने आधुनिकता के साथ साथ भारतीय संस्कृति और मूल्यों को भी समृद्ध किया। उन्होंने न केवल शिक्षा और विज्ञान की बात की, बल्कि धर्म, आस्था और हजारों साल पुरानी परंपराओं को भी आगे बढ़ाते रहे। श्री नारायण गुरु ने रूढ़ियों और कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और देश को इसकी वास्तविकता से परिचित कराया। गुरु जी ने जाति के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ तार्किक और व्यवहारिक लड़ाई लड़ी। आज नारायण गुरु जी की उसी प्रेरणा को लेकर देश गरीबों, दलितों, पिछड़ों की सेवा कर रहा है। उन्हें उनके हक का जो मिलना चाहिए, उनको जो अधिकार मिलना चाहिए, उसको उन अधिकारों को देना ये हमारी प्राथमिकता रहा। और इसीलिए आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर श्री मोदी ने नवति समारोह के लिए एक प्रतीक चिन्ह भी जारी किया। अगले 1 वर्ष के दौरान विभिन्न देशों और राज्यों में नवति समारोह के उपलक्ष्य में सेमिनार और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन और राजीव चंद्रशेखर, श्री नारायण धर्म संगम ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी सच्चिदानंद और महासचिव स्वामी ऋतंभरानंद मौजूद थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष पर भारत का स्पष्ट रुख है कि संघर्ष तुरंत बंद होना चाहिए और कूटनीति और वार्ता के जरिए समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में विदेश नीति सम्मेलन रायसीना संवाद को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। एक प्रश्न के उत्तर में विदेश मंत्री ने कहा कि एशिया कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है, जिसका असर शासन व्यवस्था पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि विदेश नीति के मामले में भारत का रुख एकदम स्पष्ट है। We've had a much greater clarity about how we engage the world. We've done it in a sense in concentric circles. There's a neighborhood first. There are these extended neighborhoods in Southeast Asia and the Gulf, in Central Asia. There's a very conscious policy of engaging all the major powers simultaneously in a world, in a policy which Shashi claims credit for, called multi-alignment. We still haven't quite agreed what the word should be. And I would say also, how do you develop a larger global footprint? विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान में 1 साल से भी कम समय में समूचे देशवासियों के अधिकारों का हनन किया गया। डॉक्टर जयशंकर ने सभी से विश्वास और हितों के बीच संतुलन बनाए रखने का आह्वान किया। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि देश की घरेलू विकास गतिविधियों की प्राथमिकताओं के दृष्टिकोण के साथ ही भारत वृहद क्षेत्रीय तथा वैश्विक जिम्मेदारियां संभालने की दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। विदेश नीति के लिए नए दृष्टिकोण पर रायसीना संवाद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक ओर जहां ज्यादातर देश केवल अपने आप में सिमट कर रह गए हैं, वहीं भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी विदेश नीति में प्रवासी भारतीयों के हितों, कल्याण और सामाजिक हितों को ध्यान में रख रहा है। इससे पहले कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रमुख विदेशी नीति सम्मेलन रायसीना संवाद का शुभारंभ किया। इस अवसर पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि जीवंत लोकतंत्र होने के कारण भारत और यूरोपीय संघ के मौलिक मूल्य और हित एक समान हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस यूक्रेन में 2 महीने से चल रही सैनिक कार्रवाई को विराम देने या समाप्त करने के मुद्दे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक करने के लिए आज मॉस्को जाएंगे। वे इस मुद्दे पर पुतिन को सहमत कराने की कोशिश करेंगे। श्री गुतेरेस के प्रवक्ता ने बताया कि महासचिव रूस की यात्रा के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए बृहस्पतिवार को यूक्रेन की राजधानी कीव भी जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। औषधि महानियंत्रक ने 6 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोविड टीका कोवैक्सीन के आपात उपयोग को मंजूरी दे दी है। 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कार्बोवैक्स को भी आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि औषधि महानियंत्रक ने 12 साल से अधिक आयु के किशोरों के लिए ज़ाइकोव-डी को भी मंजूरी दी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 187 करोड़ 95 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 2 करोड़ 30 लाख से अधिक टीके 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को लगाए गए हैं। 10 अप्रैल से 18 से 59 आयु वर्ग के लोगों को एहतियाती टीके लगाए जा रहे हैं। कल 2483 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। 1970 लोग कोविड से स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के तहत देश भर के विज्ञान केंद्रों पर आज किसान मेलों का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने वर्चुअल माध्यम से किसानों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि सरकार के सभी मंत्रालय देश के विकास में लगातार कार्य कर रहे हैं। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, खेती को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश के मानव उत्थान के लिए, शिक्षा को उन्नत शिक्षा में तब्दील करने के लिए, इस देश की हेल्थ की सुविधाएं आम आदमी तक पहुंचे, देश में कुपोषण की समाप्ति हो, गरीबी का उन्मूलन हो और आम आदमी आत्मनिर्भर भारत और न्यू इंडिया की तैयारी में अपना योगदान करने लायक सक्षम हो सके। इस दृष्टि से सारे भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं वो अपने अपने कार्यक्रमों के अनुसार देश को आगे बढ़ाने के प्रयत्न में भागीदार बने और अगर हम साल भर के इन कार्यक्रमों के माध्यम से कुछ जागरूकता और कुछ प्रेरणा दे सकते हैं तो निश्चित रूप से यह देश के विकास और देश की यात्रा में भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस अवसर पर किसानों ने आय में वृद्धि के बारे में अपने अनुभवों को साझा किया। मेले में केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं के बारे में किसानों को बताया गया। प्रगतिशील और नवोन्मेषी किसानों की सुविधा के लिए छोटे तथा मझोले किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला किसानों, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारियों और किसानों तथा वैज्ञानिकों के बीच विभिन्न मुद्दों पर संवाद हुआ। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 1 सप्ताह चलने वाला ये अभियान कल शुरू हुआ था, जो 30 अप्रैल तक चलेगा। महिलाओं को प्रेरणा देने वाली कल्पिता पश्ते की कहानी एक ऐसी कहानी है जो उन्हें ये बताती है कि कैसे खेती में नए तरीके अपनाकर सफलता प्राप्त की जा सकती है। पालघर जिले के वाडा तालुका के एक गांव की रहने वाली कल्पिता ने पहली बार तरबूज की खेती शुरू की। अभूतपूर्व प्रयोग के माध्यम से उन्होंने स्वादिष्ट और सुंदर आकार वाले फलों का उत्पादन किया।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे कल्पिता को अच्छी आमदनी हो रही है। महाराष्ट्र का पालघर जिला मुख्य रूप से आदिवासी जिला जाना जाता है और अपने खेतों में किसानों द्वारा नए प्रयोग करने के लिए मशहूर है। इस परंपरा को आगे लेते हुए प्रयोगशील महिला किसान कल्पिता पष्टे ने पहली बार तरबूज का उत्पादन लेने का फैसला किया और आश्चर्यजनक तो ये है कि उसको अच्छा उत्पादन भी मिला। कल्पिता और उसके पति कुमार पष्टे ने अपने 25 गुंठे के खेत पर तरबूज की जुताई की। उन्होंने इसके लिए 40,000 रुपयों का खर्चा किया। बढ़ते तापमान के साथ पानी की मात्रा ज्यादा रहने वाले फलों की मांग बढ़ गई है। यह बात उल्लेखनीय है कि वाड़ा तालुका राइस की एक विशेष प्रजाति कुल्दन के लिए मशहूर है। कल्पिता भी अन्य किसानों की तरह पहले यही फसल लेती थी। इस बार उसने नया प्रयोग करने का फैसला किया। उसकी यह कहानी चेंजिंग क्रॉप पैटर्न के लिए अन्य किसानों को निश्चित प्रेरित करेगी। उमेश कुलकर्णी, एयर न्यूज, मुंबई। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय के स्वर्ण जयंती उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने श्री नारायण गुरु के देश की सांस्कृतिक विरासत और नैतिक मूल्यों में विशेष योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन संघर्ष पर भारत की स्थिति स्पष्ट की। कहा, संघर्ष तुरंत समाप्त हो और कूटनीति तथा वार्ता के जरिए ही समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। भारत के औषधि महानियंत्रक ने 6 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोवैक्सीन के आपात उपयोग को मंजूरी दी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का उद्घाटन किया। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य सत्कार मेला आहार 2022 आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नेटफ्लिक्स इंडिया के सहयोग से आजादी की अमृत कहानियों का एक लघु वीडियो जारी किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक करेंगे। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता में बृहस्पतिवार को पहले सेमीफाइनल में कर्नाटक का मुकाबला मेजबान केरल से और शुक्रवार को दूसरे सेमीफाइनल में मणिपुर का सामना पश्चिम बंगाल से होगा। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 आज से फिलीपींस की राजधानी मनीला में शुरू और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम पुणे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ब्रिटेन के रक्षा खरीद मंत्री जेरेमी क्विन के साथ मुलाकात की और विमानन, पोत निर्माण और अन्य रक्षा उद्योग कार्यक्रमों और अवसरों के बारे में चर्चा की। एक ट्वीट में रक्षा मंत्री ने ब्रिटेन की भारत को मुक्त सामान्य निर्यात लाइसेंस देने की घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत साझेदार देशों के साथ विकास और उत्पादन की दिशा में मिलकर काम करने को उत्सुक है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज आजादी की अमृत कहानियां नामक एक लघु वीडियो संग्रह जारी किया। इसे नेटफ्लिक्स इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। इसमें 7 भारतीय महिलाओं के बारे में प्रेरक लघु कथाएं हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ अकल्पनीय, अनोखे और उत्कृष्ट कार्य किए। इनमें पर्यावरणविद और पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी को भी शामिल किया गया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री ठाकुर ने कहा कि यह कदम उन महिलाओं और अन्य लोगों की उपलब्धियों को सम्मान दिलाने के लिए उठाया गया है जिनके कार्य से देशवासियों को प्रेरणा मिली। Ministry of Information Broadcasting has been a vital part of Amrit Mahotsav and taking forward the spirit of celebration through a series of activities, through special broadcast on radio, television, and many programs have been telecasted. Today we are here to launch the Azadi Ki Amrit Kahaniyan. We are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, and this is one of the initiatives to celebrate the achievement of women and others who inspire us across India. Azadi Ki Amrit Kahaniyan, the phrase has 3 terms: Azadi, Amrit और कहानियां। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य सत्कार मेला आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू होगा। इसे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि 80 से अधिक निर्यातक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की गाथाओं को
कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लाया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। ये कार्यक्रम आज शाम 4:45 पर प्रसारित किया जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन पहुंचा रहा है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। आर्य भूमि मातृभूमि जन्मभूमि भारत, आर्य भूमि मातृभूमि जन्मभूमि। आज की कड़ी में हम स्वतंत्र संगठित प्रांत ओडिशा को अस्तित्व में लाने वाले कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव का स्मरण कर रहे हैं। कृष्णचंद्र का जन्म 26 अप्रैल 1892 को हुआ था। वे एक शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो पारालाखे मुंडी रियासत के राजा और ओडिशा प्रांत के पहले प्रधानमंत्री थे। ओडिशा के वर्तमान गजपति जिले का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। कृष्णचंद्र ने 16 नवंबर 1930 को लंदन में हुए पहले गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें उन्होंने भाषा और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर ओडिशा को एक अलग प्रांत बनाने की मांग उठाई थी। महाराजा कृष्णचंद्र गजपति, उत्कल गौरव मधुसूदन दास, उत्कल मणि गोपाबंधु दास, फकीर मोहन सेनापति और उत्कल सम्मेलनी के अन्य प्रमुख सदस्यों के अनवरत प्रयासों से ही 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा राज्य का गठन हुआ। वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी। कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव 1 अप्रैल 1937 से जुलाई 1937 तक ओडिशा के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए। बाद में वो 1944 तक ओडिशा के दूसरे प्रधानमंत्री भी रहे। उन्होंने अनेक अस्पतालों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की और अपने तालुका में अभूतपूर्व संख्या में पानी के 1281 टैंक उपलब्ध कराए। कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव ने 25 मई 1974 को इस संसार से विदा ली। ओडिशा को एक अलग राज्य बनाने की उनकी अदम्य लगन और धुन बेमिसाल है और आधुनिक ओडिशा के इतिहास में ये एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। महान राष्ट्रवादी नेता कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम गोलाघाट असम की प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता द्वारिका दस्सी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 1932 में 26 अप्रैल को उनका निधन हुआ था। जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो वो 5 महीने की गर्भवती थीं।
शिवसागर में जेल में रहते हुए उन्हें जेल अधिकारियों की अमानवीय यातनाओं का शिकार होना पड़ा। इन यातनाओं की वजह से गर्भपात के कारण 26 अप्रैल 1932 को उनका निधन हो गया। भारत की इस निर्भीक और साहसी पुत्री को हमारा शत शत नमन। आज हम इंडियन नेशनल आर्मी के सदस्य हजारी को भी भावांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिनका जन्म 26 अप्रैल 1920 को हरियाणा के गुड़गांव में हुआ था। 1943 में वे इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुए और सुभाष ब्रिगेड में सेवारत हो गए। वे 1944 में इम्फाल में ब्रिटेन की सेना से लड़ते हुए शहीद हो गए। देश के इस महान सपूत को हमारा नमन। आजादी का सफर की इस कड़ी में आज हम शहीद कुंढार सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने सन 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में हिस्सा लिया। हरियाणा के अंबाला में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 12वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में सेवारत रहे कुंढार सिंह अपने क्षेत्र से स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उन पर बगावत का आरोप लगाकर 1858 में फांसी दे दी। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीद कुंढार सिंह को हमारी श्रद्धांजलि। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है सोशियोलॉजी। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 27 अप्रैल। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बहुत तेजी से विकास हो रहा है। हाल ही में ये जिला सुशासन सूचकांक तैयार करने वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग जम्मू कश्मीर पर एक विशेष समाचार श्रृंखला परिवर्तन की कहानी प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:15 पर एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता में बृहस्पतिवार को होने वाले पहले सेमीफाइनल में कर्नाटक का मुकाबला मेजबान केरल से होगा। शुक्रवार को दूसरे सेमीफाइनल में मणिपुर और पश्चिम बंगाल आमने सामने होंगे। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 आज से फिलीपींस की राजधानी मनीला में शुरू हो रही है। 6 दिन तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में पीवी सिंधु और युवा खिलाड़ी लक्ष्य सेन भारत की चुनौती पेश करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे पुणे के एमसीए स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। मिजोरम की उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने घोषणा की थी, मैं हूं उत्तर के वीर शासक लाल साउंगा की पुत्री, जो विदेशी शासकों के सामने कभी समर्पण नहीं करेंगे। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ मिजो सिद्धांतों के लिए संघर्ष करने वाली पहली महिला बन गईं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय के स्वर्ण जयंती उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने श्री नारायण गुरु के देश की सांस्कृतिक विरासत और नैतिक मूल्यों में विशेष योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन संघर्ष पर भारत की स्थिति स्पष्ट की। कहा, संघर्ष तुरंत समाप्त हो और कूटनीति तथा वार्ता के जरिए ही समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। भारत के औषधि महानियंत्रक ने 6 से 12 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए
कोवैक्सीन के आपात उपयोग को मंजूरी दी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का उद्घाटन किया। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य सत्कार मेला आहा 2022 आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नेटफ्लिक्स इंडिया के सहयोग से आजादी की अमृत कहानियों का एक लघु वीडियो जारी किया और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।